नमस्कार, मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम चर्चा जंक्शन। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज जिस विषयों पर हम बातचीत करेंगे, जैसा कि आज कुछ घंटे पहले देश की निगाहें टिकी थी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर, जो कि उन्होंने बजट पेश किया। क्या क्या प्रमुख मुद्दे थे और किन बातों पर सरकार ने फोकस किया है इस बार, युवाओं पर कितना फोकस है, कृषि क्षेत्र में कितना फोकस है, और ख़ास तौर पर नज़रें होती हैं इनकम टैक्स पे लोगों पर कि उन पर सरकार ने कितना ध्यान दिया है। इन्हीं तमाम जुड़े मुद्दों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेहमान के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर एस एल निराला, जो कि अर्थशास्त्री हैं, और इसके अलावा हैं इशिता मुखोपाध्याय, जो कि यूथ के तौर पर हैं और तमाम विषयों पर दखल भी रखती हैं। हम निराला जी का स्वागत करते हैं स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और इशिता, आपका भी स्वागत है। और हम उम्मीद करेंगे कि युवाओं की जो बातें हैं वो आपके विचारों के माध्यम से उन तक पहुँचे, इस परिचर्चा के माध्यम से। तो सबसे पहली खास बात तो ये निराला जी कि आज जो सदन में बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि भारत का आर्थिक विकास दुनिया के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत इसी तरह प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। महंगाई को 4% पर लाने की कोशिश की जा रही है, ये उन्होंने कहा है। यानी कुछ चिंता सरकार को महंगाई पर भी है और उसके लिए प्रतिशत भी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि 4% तक महंगाई कम होगी। इस बजट में हालांकि जिस चीज़ों में रिबेट दिया गया उससे लगता है कि सरकार का फोकस है। हालांकि सरकार का फोकस इस बात पर नहीं था कि टमाटर के भाव जो है वो 70 रुपये किलो पहुँच गए हैं, आलू 50 रुपये हो गया है, उस पर ज़रूर नहीं था, क्योंकि ये रोज़मर्रा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इस पर खासा ध्यान होना चाहिए सरकार का। लेकिन फिर भी सरकार ने एक निर्णय किया है, तो हो सकता है आगे उस पर अमल होगा और बहुत अच्छी बातें होंगी। इसके साथ ही पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया है। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ होगा। रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की 5 योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इसमें 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत को रोड मैप देने का एक वादा किया था, वो हो रहा है। तो इसके अलावा कुछ 9 और भी बातें हैं। उसमें 9 बातें ये हैं कि खेती में उत्पादकता, चूँकि कृषि प्रधान देश है हमारा जी। भारत, उस पर बात की गई है। रोजगार और क्षमता विकास की बातें हैं। विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, और अगली पीढ़ी के लिए सुधार, ये सरकार की 9 प्राथमिकताओं में शामिल हैं। चर्चा पर निराला जी हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार ने आज जो बजट पेश किया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, किन बातों पर उनका खासा फोकस था, किन बातों पर ध्यान था? सीतारमण जी का प्रमुख रूप से जो उनके वादे के अनुसार सरकार के प्रमुख रूप से मैं जहाँ तक मानता हूँ कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि हमारे देश में, भारतवर्ष में ये कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण 70% लोग लगभग इससे रोज़गार प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा और ज़माना फिर लौट रहा है। एक तरीके से पहले ज़माने में कहा जाता था कि उत्तम खेती उत्तम वर्ण, नवल नौकरी भीख न दान। तो नौकरी को जो है लास्ट में रखा जाता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्थितियां बनी जिसके आधार पर कहा गया कि नहीं, नौकरी टॉप होना चाहिए। जो भी मैं कॉलेज में भी रहा हूँ तो उस स्थिति में नौकरी को पहली प्राथमिकता देते हैं। हम विद्यार्थी से पूछते हैं तो वही कहते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है और अन्य पदों पर बनना है। लेकिन अब धीरे धीरे करके ऐसी व्यवस्था, सभी को तो रोजगार नहीं दे सकते, तो इसलिए इन बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रमुख रूप से सरकार ध्यान दे रही कृषि के साथ साथ कि युवा लोगों को कैसे हम बेहतर उनको रोजगार प्रदान कर सकें और ख़ास करके हम जो उनको स्वावलंबी कैसे बना सकें। इसलिए भारतवर्ष की जो टॉप मोस्ट 500 जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को कहा गया है कि हर वर्ष आपको करीबन 1 करोड़ लोगों को आपको उन इंटर्नशिप देना होगा और उस इंटर्नशिप के बदौलत आपको 5,000 रुपये प्रति माह उसको देंगे और 6,000 रुपये उसको एक मुश्त राशि प्रदान करेंगे।
तो उससे ये होगा कि वो इंटर्नशिप में रहते रहते, जहाँ तक मेरे दिमाग में है, वो रहते रहते उसमें इतना स्किल डेवलप हो जाएगा कि आगे चल करके वो नौकरी के पीछे नहीं भगेंगे, बल्कि खुद रोजगार के लिए वो काम करेंगे, और बेरोजगारी निश्चित रूप से उससे हमारे देश से जो वो गायब हो जाएगी। और उसी प्रकार के टॉप मोस्ट जो है वो कंपनी जब उनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, देखेंगे तो इंटर्नशिप वाले जो छात्र हैं या इंटर्नशिप करने वाले जो लोग हैं, उसमें देखेंगे कि बेटर इनके पास स्किल है, तो इसको यदि हम अपने कंपनी में लाएंगे तो हो सकता है कि और हमारे कंपनी का ग्रोथ बढ़ जाए, हम और बेहतर ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। तो ऐसे लोगों को भी चयन हो जाएगा, तो ये भी एक अवसर मिलेगा, हुनर। तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से ये बजट जो है बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि पर आगे बढ़ने के लिए ये महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। इस दिशा में आगे समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने का हम जो है प्रयास कर रहे हैं। श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत, बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन आप ही के बात को आगे बढ़ाते हुए हम इशिता के पास चलेंगे, उसके बाद फिर वापस आपके पास लौटेंगे, क्योंकि लालच का गुणा भाग सरकार के पास काफ़ी होता है। सरकार ने जिस तरह से युवाओं पर फोकस करके, कृषि क्षेत्र में फोकस करके जो बातों को तरजीह दी है बजट में, वो आने वाले समय में कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, तस्वीर हिंदुस्तान की कितनी बदलेगी, ये तो समय की मुट्ठी में होगा। लेकिन इशिता के पास चलते हैं। इशिता, जैसा कि अब ऐसा लगता है कि युवाओं को अपनी इच्छाओं को दबाना होगा, क्योंकि सरकार ने जो बात कही है कि इंटर्नशिप यानी 5,000 रुपये हर महीने हम युवाओं को देंगे, वो जहाँ पर अपनी स्किल को डेवलप करेंगे उनको 5,000 रुपये मिलेगा, एक स्टाइपेंड सीधा सीधा है। अब क्या लगता है कि जैसे आप जैसे युवा हैं जो सोचते होंगे कि मैं IPS बनूंगी, IAS बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, तो क्या अपनी इच्छाओं को अब युवा दबाएगा? अगर देखा जाए इस बारे में कि इच्छाएं दब जाएंगी, सरकारी नौकरी की इच्छाएं दब जाएंगी, या फिर IAS IPS बनने की इच्छाएं दब जाएंगी। IPS IAS की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कई लाखों लोग बैठते हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए, पर क्रैक कुछ ही कर पाते हैं जी। तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल, कि इतने सारे लोग जो हार जाते हैं उस रेस में, गवर्नमेंट नौकरी के रेस में, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट दे रही है, बिल्कुल, कि आप गवर्नमेंट नहीं तो हम आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप प्राइवेट कंपनीज में काम कीजिए। और छोटी कंपनीज नहीं है, अच्छी कंपनीज है, गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ वो कंपनीज भी इंटरेस्टेड होगी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पे रखने के लिए, काम के लिए। ये उन्हीं के लिए अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मनोदशा कैसे चेंज होगी? क्योंकि अभी तक तो ये था कि माँ पिताजी यही पाठ पढ़ाते थे कि हमारा बेटा IAS बनेगा। कहीं अगर वो किसी से बात करते थे तो बोले कि हाँ बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, IPS की तैयारी कर रही है बेटी, एक गर्व की बात होती थी। अब क्या कहेंगे माँ बाप? और अब तो ऐसा होगा कि अब बच्चों को थोपने जैसी स्थिति नहीं लगती है, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो उन्मुक्त है, स्वच्छंद वातावरण में उड़ना चाहता है। तो ऐसा लग रहा है कि अब उसके ऊपर एक घेरा होगा कि उसको यही काम करना है, यही चीज़ें सीखनी है। तो एक थोपा हुआ जैसी चीज़ नहीं हो जाएगी? वो कितना अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएगा इन चीज़ों के लिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी भी हम सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। ऐसा नहीं है कि हमें इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करने ही पड़ेंगे, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, पर बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे युवा हैं जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। नीचे तबके के ऐसे कई युवा हैं जो अभी सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास इतनी प्रिविलेज नहीं है, इतना, या फिर उनके माता पिता के पास भी इतनी प्रिविलेज नहीं है कि वो ये सोच सके कि हमारा बेटा अफसर बनेगा। तो मुझे लगता है कि वैसे लोग इस बात से खुशी होंगे। और जहाँ तक माता पिता की बात है कि उनकी आशा है कि उनके बच्चे IPS बनेंगे, समय के साथ साथ परिवर्तन आ रहा है, और अभी जिस प्रकार से न्यूज़ आ रहे हैं कि IPS में फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी उतनी फेम है IPS बनने की। अब मोह भंग हो रहा है, मोह भंग हो रहा है अब। यानी ये साफ तौर पर है कि सरकार ने इस दिशा में जो कदम बढ़ाया है वो इस बात की ओर है कि सरकार युवाओं की मेंटलिटी को चेंज करना चाहती है। जो उनके दिल दिमाग में होता है कि वो सरकारी नौकरी की तरफ ही जाएं, तो कम से कम इसमें ये प्रावधान है कि प्राइवेट की दिशा में भी सोचें। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में अच्छे जॉब्स नहीं है, अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, अच्छी सैलरी भी मिल सकती है, बशर्ते कि आपका स्किल्ड वैसा डेवलप हो।
सर आपके पास हम वापस लौटते हैं। एक बात है, बजट में किसानों को कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सरकार का यह दावा है कि इस फंड से कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों की योजनाएं बनाई जाएंगी। अभी हम ये बात कह रहे थे कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के जरिए ही उसकी पहचान होती है, तमाम ये चीज़ें होती हैं। तो फिर ये बजट की जो राशि है 1.5 करोड़ लाख करोड़ रुपए, ये लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि का अभी इस समय हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर तो ये है कि रकबा भी कम होता जा रहा है, बहुत सारी जगह ये है कि जो पुश्तैनी काम है वो युवा छोड़ते जा रहे हैं। आज ये होता है कि 100 में से 80% ऐसे युवा हैं जो खेती नहीं करना चाहते। गांव की तस्वीर भी बदल रही है। एक समय हुआ करता था कि खपरेल के मकान वहां पर दिखाई देते थे, लेकिन आज गांव की सड़कें सीमेंटीकरण है, तमाम चीज़ों में परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन का यहाँ विरोध नहीं है, लेकिन जो खेती हो रही थी, मूलतः जो व्यवसाय हो रहा था वो प्रभावित हो रहा है, उसे कैसे करेंगे? देखिए, पहले ज़माने में खेती दो प्रकार के, एक तो परंपरागत खेती करते हैं तो उससे निश्चित रूप से हमारा इनकम जो है कम होता था। आज जो है कम क्षेत्रफल पर हम अच्छे ढंग से उत्पादन कर सकते हैं, उससे निश्चित रूप से हमारे कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं भारत का ही नहीं अमेरिका का दूंगा, वहाँ पता चलता है 16% से 20% लोग ही वो कृषि के कार्य को करते हैं और इतना ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं कि पहले ज़माने में हम लोग पढ़ा करते थे तो उनके मूल्य में वृद्धि करने के लिए उसको समुद्र में गेहूँ को, ज्वार को डालना पड़ता था, मक्का को, और कभी कभी जो गरीब देश होते थे उन गरीब देशों को वो मुफ्त में बंटवारा कर देते थे या निर्यात करते थे। तो वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा देते हैं। आज के युवा हमारे देश में भी इसी प्रकार के हम आधुनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे तो इस धनराशि से उसे अच्छे यदि खाद देते हैं, अच्छे यदि बीज देते हैं, अच्छे उनके साथ संसाधन उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार से आज भी हम दलहन पर, तिलहन पर हम विदेशों से यात्रा मतलब वो निर्यात करते हैं तो वो निर्यात रुक जाएगा। तो निर्यात रुकेगा तो निश्चित रूप से देखेंगे कि नहीं, नौकरी में तो विभिन्न प्रकार के हमको जो है किसी के दबाव में, हमारे उच्च अधिकारियों के दबाव में रह करके काम करना पड़ता है, लेकिन इसमें तो हम मन मर्जी के मालिक हैं और हम अपने ढंग से करेंगे, बेहतर ढंग से उत्पादन करेंगे तो ऐसे उनमें भाव निश्चित रूप से सोच आएगा। और जहाँ तक बतला रही थी ना कि पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी है या IAS IPS के एग्ज़ाम जो UPSC है वो एग्ज़ाम में बैठने वाले लोग हैं, तो जब वो बैठते हैं तो जब अध्ययन करते हैं तो उनको केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, मतलब उनका ऐसे समग्र विकास होता है कि ठीक है हमको नौकरी नहीं मिल रहा है तो चलो हम दूसरे रोजगार के तरफ चलते हैं, कृषि के तरफ चलते हैं, उसको हम अपने देश में उन्नत बनाते हैं तो ये अच्छा नागरिक बन के इधर भी वो लौट करके आते हैं। तो उनमें मन में किसी भी प्रकार के ऐसे शर्मिंदगी के भाव नहीं होता कि नहीं हम, मेरा बेटा दिल्ली में जा कर के IAS बनने के लिए गया था और आ कर के ऐसे ही लौट गया। नहीं, यदि कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ कर के वो सिरमौर बने और बेहतर उत्पादन करे तो वहाँ भी उसकी जय जयकार होगी। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, युवाओं का हर क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है और उनके टैलेंट का इस दिशा में उपयोग किया जा सकता है। इशिता, आप क्या मानती हैं कि आज नए नए जिस तरह की खोजें हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की पहचान खेती से ही है और अगर युवाओं को ट्रेंड किया जाए, उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेंटलिटी चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्या सोचना चाहिए युवाओं को कि कृषि क्षेत्र में भी बढ़ावा मिले? सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन हम और आप सबको मिलकर किस दिशा में जाना है, क्या सोच होनी चाहिए युवाओं की? मेरा मानना ये है कि कोई भी क्षेत्र हो, युवा हर क्षेत्र में अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं और अगर हम उन्हें केपेबल बनाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं तो ऑब्वियसली वो अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे हर एक क्षेत्र में। जैसे कि अभी कई युवाओं ने ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू की है, हमारे छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्म्स हैं और उनमें से अगर हम देखें तो बढ़ चढ़ के युवा ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके वो नई नई चीज़ें सीख के आ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अब हमें करना क्या है आगे। वो सीख रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है, वो कर रहे हैं। तो अगर युवाओं को ट्रेन किया जाए और प्रॉपर तरीके से उन्हें उसका रिजल्ट मिले, वो अर्निंग्स में हो या सामाजिक तौर से उनके सम्मान में, तो ऑब्वियसली युवा बढ़ चढ़ के उससे पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे।
यानी युवाओं को इसमें मौका देने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है ना कि अभी बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानते नहीं हैं। लोग सीख करके तो आ जा रहे हैं, और अगर सरकार ने इस दिशा में प्रयास भी किया तो एक आध कोई रोल मॉडल बन जाता है। पूरे लोग यानी 100% ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोगों का ध्यान हो जाए, उस दिशा में किस तरह के प्रयास होने चाहिए? उस दिशा में सबसे पहले तो अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें, कि जागरूक बने लोग, और जो युवा हो रहे हैं, युवा आ रहे हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, उन्हें एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से इंट्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि जो हायर स्टडीज़ में जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं एग्रीकल्चरल स्टडीज़ में क्या है, और जो घुस भी जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है इसमें बहुत कुछ है, उन्हें जाके समझ में आता है कि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन पर उनकी संख्या नगण्य है, बहुत कम है। नगण्य है, बहुत कम है। हम अभी गवर्नमेंट को और जो इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें इसका प्रयास करना चाहिए कि वो सबको ये समझाए, स्टूडेंट्स को ये समझाएं कि एग्रीकल्चरल में क्या क्या है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें रिसर्च है, उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, उसमें आप फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बिल्कुल, जो कि युवा को नहीं पता है आज की डेट में। ये जानने की ज़रूरत है ताकि देश जो है, क्योंकि युवाओं के कंधे पर ही देश का भार है और उन्हें ही, आने वाली पीढ़ी को ही ये देश संभालना है। तो इस दिशा में भी अगर सोचा जाए तो निश्चित तौर पर एक राह आसान होगी। हमारा युवा जो है अपनी एक नई पहचान बनाता हुआ दिखाई देगा। निराला साहब, एक बात और, इस बजट में एक सरकार जो योजना लाने जा रही है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत करने जा रही है। निःशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली बिल मिल सकेगा। ये योजना इसे और बढ़ावा देगी, क्या बोलते हैं? निश्चित रूप से बिजली उत्पादन हम धीरे धीरे करके, हमारे जो खनिज संपदा है, कोल माइंस है, वो जब अंदर की जो हमारे मटेरियल है वो ख़त्म हो जाएगा, पन घर से जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो धीरे धीरे करके रिसोर्सेस हमारे कम होंगे, क्योंकि वो पानी को हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम दूसरे तरफ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे टेक्नोलॉजी के जो जानकार है वो आगे बढ़ते हैं, और इस स्थिति में निश्चित रूप से हम, अब हमारा ध्यान जा रहा है सौर ऊर्जा पर। तो सौर ऊर्जा पर जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार के हमारा खर्च नहीं होगा, जो उनके मटेरियल, जो टेक्नोलॉजी पर खर्च होगा, वो सारी चीज़ यदि सब्सिडी में मिलेगी तो निश्चित रूप से एक प्रकार के राष्ट्रीय आय में वो एक प्रकार की वृद्धि होगी, और हमारे संसाधनों को जो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं उसकी हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा को लेकर के, ये निश्चित रूप से सराहनीय है हम सभी भारतवर्षवासियों के लिए, और निश्चित रूप से इसका लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त होगा। इसी तरह जंगल कट रहे हैं, कोयले की लगातार खुदाई हो रही है, नीचे की धरती जो है वो ज़मीन पोली होती जा रही। जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक आपदा जो है वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। क्लाइमेट जिस तरह से बदला हुआ है कि कहीं पर इतनी बाढ़ कि कहीं लोगों ने वो नज़ारा ही नहीं देखा। जल प्रलय की स्थिति कि शहर के शहर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, सड़कें समंदर बनी हुई हैं। आपसे कुछ देर पहले चर्चा भी हो रही थी इसी बजट को लेकर के, जब आप स्टूडियो में थी। क्या कहती हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो हमने छेड़छाड़ की है प्रकृति से या कर रहे हैं, उसके लिए सबक है कि इस तरह की योजनाओं में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बशर्ते जो प्राकृतिक चीज़ों का हम दोहन कर रहे हैं उनको बचाने की। जी, इस टाइप की जो योजनाएं हैं, जैसे ये सोलर पैनल के लिए जो है जी, जब हम सोलर पैनल का यूज़ करते हैं तो इसके चलते हमारी कोल माइनिंग्स कम होंगी, जिसकी वजह से हमारा ज़मीन डिफॉरेस्टेशन कम होगा, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन कम होगा, लैंडस्लाइड्स जो कि धरती धंस जाती हैं, ज़मीनें धंस जाती हैं, वो सारी चीज़ें कम होंगी। और अभी जो यूथ है, जैसे कि इस बार अगर हम देखा जाए तो दिल्ली हमारी राजधानी, वहाँ पे 56 डिग्रीज इस बार टेम्परेचर चला गया था। तो जो यूथ है, इन सब चीज़ों से यूथ ही सफ़र कर रहा है आज के डेट में, क्योंकि वो यूथ ही है जिससे उतनी तपती धूप में ऑफिस जाना पड़ता है, स्कूल जाने पड़ते हैं, कॉलेजेस जाने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि यूथ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे अगर हम कुछ इको फ्रेंडली करने जाएं और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे तो। यानी जाहिर सी बात है कि इको फ्रेंडली की तरफ सरकार का ध्यान जो है वो अब है, फोकस में है सरकार की, उस पर है। निराल साहब, और इस बजट की हम चर्चा को आगे बढ़ाएं तो
सरकार पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है खासा ध्यान देने की स्थिति में है, यानी सरकार को लगता है कि एक बहुत बड़ी धनराशि जो है वो पर्यटन के क्षेत्र से आगे आ सकती है, यानी पर्यटन के क्षेत्रों को अगर बढ़ावा दिया जाए तो सरकार को इस दिशा में अच्छा फायदा होगा। इसके एक दूसरे पहलू पर भी इशिता आपसे बात करूंगा, पहले मैं निराला जी से बात कर लूं कि वो क्या सोचते हैं कि सरकार जो सोच रही है कि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। निश्चित तौर पर लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किस किस तरह के पर्यटन क्षेत्र हैं, युवाओं को भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसके कुछ दूसरे परिणाम भी हमारे सामने वर्तमान में कुछ समय में आए हैं। पहले तो जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो फोकस किया इस बजट में कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ अलग तरह के प्रावधान करने जा रही है, उसमें किस तरह का फायदा? इस प्रावधान से ये फायदा है कि हम जो है जैसे अर्निंग हमारे पास हो जाए तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम जैसे स्विट्जरलैंड जाएं, विदेशों में जाएं, सिंगापुर जाएं, तो क्या अपने देश में ही वो सारे संसाधन हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और नो डाउट हमारी भारत माता और हमारे देश में हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक हम जाते हैं तो सारे जो विदेशों में जो देखते हैं अन्य जगह जो संसाधन प्रकार के जो पर्यटन स्थल के जो डेवलप करते हैं वो अपने देश में भी किया जा सकता है। बनिस्बत यह है कि हमारे दिलो दिमाग में सर्दियों से हम लोग, मैं जहाँ तक सोचता हूँ तो गुलाम रहे तो अफसर बस बने और अफसर बनकर दूसरे पर हुकूमत करें, तो ऐसा मन में है और इसीलिए उस दिशा में जाते हैं। और ऐसे लौट करके जब अपने तरफ आएंगे, नहीं हमें स्वभाव होना चाहिए, अपने राष्ट्रीयता के भाव होना चाहिए कि नहीं हम अपने देश में अपने जगहों में अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके पर्यावरण के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए, इसीलिए देखे होंगे कि जहाँ पेड़ एक तरफ कट भी रहे हैं वो उस चीज़ को हमको मानना पड़ेगा। आपने इसके पहले बात की और इसीलिए गवर्नमेंट में ये कहा गया कि ये अभी देखे होंगे अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच 36 लाख जो है वो जो है करोड़ पौधे लगाने की बात चल रही है। तो ये जब पौधे लगाएंगे तो उससे निश्चित रूप से हरियाली आएगी, हमको शुद्ध वातावरण मिलेगा बेहतर ढंग से और उसी स्थिति में पर्यटन के क्षेत्र में भी हम विकास करेंगे। दुर्भाग्य है पर्यटन को भी हम लोग अच्छे जैसे बाहर का देख करके अच्छे होटल हो, अच्छे ऐसे रहने की व्यवस्था हो, नहीं बल्कि नेचुरली होना चाहिए। अमेरिका के लोग देखेंगे इसी तरीके से जो वो शनिवार को और रविवार को वो जंगल की तरफ जाते हैं, वहाँ जा कर के जो जंगली जीवन, आदिम जीवन, जंगली जीवन उसको मैं नहीं कहूँगा, आदिम काल में जो जीवन जीते हैं उधर लौट के जाते हैं क्योंकि वहीं आनंद है, वहीं सुकून है। तो वो हम इसी प्रकार की व्यवस्था अपने देश में यदि करेंगे तो पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो उस स्थिति अपने देश का पर्यटन क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त होगा और लोगों को अपने देश के बारे में भी जानकारी हो गया, अरे हम तो कहाँ भूल भुलैया में थे, अपने देश में भी जो है इस प्रकार के संसाधन है, इस प्रकार के बेहतरीन रमणीय जगह है, इसको हम लोग खो चुके थे। तो ऐसा मन में भाव आएगा और निश्चित रूप से बजट इस पर आने के बाद लोगों का रुझान इस दिशा में आएगा कि अपने देश को जाने, अपने देश को पहचाने, अपने देश के संसाधन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और तीर्थ स्थल पर्यटन पर जब तीर्थ स्थल पर बढ़ते हैं तो उस स्थिति में निश्चित रूप से भाव जागृत होगा कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, हम आपस में बिना मतलब के लड़ते हैं, है ना, कि क्या क्या करने आए थे, क्या क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। इससे तो अच्छा वो परिंदों की जाति है जो कभी मंदिर में बैठे तो कभी मस्जिद में बैठे। तो हम अपने देश के अलग अलग जगहों में जा करके घूम घूम करके देखेंगे तो अपने यहाँ का एक सांस्कृतिक वातावरण बनेगा, एक अपनापन बनेगा, एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी राष्ट्र जो है सशक्त होगा, आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। बशर्ते सोच सही हो, बशर्ते हमने वैसा चश्मा लगा के क्योंकि अभी आपने जैसा कहा कि 36 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि वो 36 लाख पौधे दिखेंगे आने वाले समय में? मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह के हालात होते हैं, जिस तरह का करप्शन होता है, वो 36 पौधे भी नहीं दिखेंगे। 36 लाख करोड़ पौधे लगाएंगे, 36 लाख करोड़ पौधे लगाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज वही है, आंकड़ों का अंतर देखिए मुझ में भी आ गया। तो ये सोच बदलनी होगी, वो 36 लाख करोड़ पौधे दिखाई देने होंगे। सोचिए 36 लाख करोड़ जब पौधे पल्लवित और पुष्पित हो जाएंगे, अपना आकार ले लेंगे, तब कैसी तस्वीर होगी ये भी समझना होगा, उसकी भी कल्पना करनी होगी। और ये कल्पना तभी साकार होगी जब हमारी सोच में ईमानदारी हो, हमारी सोच में वो परिपक्वता हो कि हम उसे अंजाम तक पहुंचा सकें। एक बार
उस बात पर नजर डालते हैं कि निर्मला सीतारमण ने धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर के क्या बात जो है वो सदन में रखी। पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बोध गया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का ऐलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए विकास किया जाएगा। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा खाका सरकार तैयार कर रही है, लेकिन सवाल वही है कि सोच हमारी कितनी निष्पक्ष हो। इशिता, आप क्या कहेंगे? आप लोग तो युवा हैं, बहुत मन करता आप लोगों का इधर उधर घूमने जाने के लिए, लेकिन सवाल वही उठ रहा है बार बार, जैसा अभी निराला जी भी कह रहे थे कि प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आज जो लैंडस्लाइड हो रहा है अमरनाथ में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, रास्ते जाम हो जा रहे हैं, पानी टूट रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, लोग सेल्फी लेने के चक्कर में वो वीडियो को तो कैद कर रहे हैं, लेकिन इस साइड इफेक्ट पर कोई नहीं जा रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। जाहिर सी बात है, वो प्रकृति अगर परिवर्तित होगी, जो प्राकृतिक सुंदरता पहले थी वो अगर खराब हो जाएगी, तो फिर हमारा पर्यटन किस काम का, हमारे वो स्थल किस काम के, उस और किस दिशा में किस तरह की चिंता होनी चाहिए। जैसा कि पिछले साल बद्रीनाथ के जो घर थे वो धंसने लग गए थे, जो पहाड़ी घर क्रैक्स आ गए थे उनमें कई घर धंस भी गए थे काफ़ी हद तक ज़मीन पे। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो जा रहा था। बिल्कुल। जो पहाड़ी एरिया में जो डेवलपमेंट का तरीका है वो अलग तरीका है, जो कि हमारे देश में फॉलो नहीं किया जाता है। हमारे देश में पहाड़ी जगहों पर भी उस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है जैसे एक नॉर्मल से प्लेन जगह पे कंस्ट्रक्शन ड्रिल होगा। मशीन चला रहे हैं, उसके हाँ। कंपन हो रहे हैं, तो ये हाँ, तमाम लेकिन चीजें हो रही हैं। वही कि जिस जगह पे इतनी ज़्यादा नेचुरल, मतलब इतना ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे पेड़ हैं, जहाँ पे पहाड़ हैं इतने ऊंचे ऊंचे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हर जगह डेवलपमेंट होना चाहिए, पर वो क्लाइमेट के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी होगा वो कहीं ना कहीं नीचे भी उसका असर दिखेगा। जैसे अगर आज के दिन पे हिमालय में बर्फ़ पिघल रही है, आज हिमालय में बर्फ़ पिघल रही है, सी लेवल्स ऊपर बढ़ रहे हैं, मुंबई डूब जाएगी कुछ सालों बाद। फिर क्या होगा? कोई तब नहीं क्या रहेगा। होगा? समुद्र में द्वारका नगरी की तरह मुंबई भी नजर आएगा। निराला जी। तो वहाँ के रहने वाले लोगों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा? जी, तो जल्दी से हम वाइंड अप करें अपनी इस चर्चा को। उससे पहले दोनों ही अपने गेस्ट मेहमान से एक बात करेंगे। बुनियादी ढांचे पर भी सरकार का फोकस होगा। बुनियादी ढांचा क्या, ये जानना चाहेंगे निराला जी। बुनियादी ढांचा, बुनियादी मतलब हमारे जो देश की सभ्यता है, हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश, हर देश का अलग अलग बनावट है और अलग अलग प्रकार के वहाँ का वातावरण है, वहाँ की व्यवस्था है, चाहे कृषि को लेकर के हो, चाहे आध्यात्म को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, संस्कृति को लेकर के हो। तो हम दूसरे का नकल न करें, बल्कि अपने देश में जो संसाधन, उन संसाधन को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने देश में बेहतर विकास कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी नालंदा पर प्रधानमंत्री जी गए थे, तो वो पहले ज़माना में देखे होंगे कि हम लोग भी पढ़ा करते थे, तक्षशिला, नालंदा, ऐसे इस प्रकार के हमारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें बाहर के विद्यार्थी आया करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। और उसमें ये कहा गया था, मैं एक सुना था, लेख पढ़ा भी था, तो उसमें वहाँ के जो पहले गेट में चपरासी बैठे रहते थे, वो उन्हीं को 13 भाषाओं का ज्ञान होता था, और 13 भाषा का ज्ञान होता था, तो उसके अंदर में बैठे हुए वाइस चांसलर साहब होते थे, वो कितना विद्वान होते थे। तो ऐसी हमारी व्यवस्था थी। तो उन रीति को, उन परंपरा को, वो सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे निश्चित रूप से हमारे जो संसाधन है, हमारे अधोसंरचना है, वो बेहतर होगा और हमारे देश के प्रति लगाव होगा।
और जब अपने प्रति राष्ट्रीयता की भावना तो रहती है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, युवा वर्ग को मैं खास करके कहूँगा, वो अपने देश में अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे विकसित बने, हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए कि पढ़ लिख करके या विदेशों से शिक्षा अध्ययन करने के बाद हम बाहर ही जाएं, यूएसए में ही जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, इंग्लैंड में जा कर के बसें। और सबसे बड़े दुखद मुझे ये लगता है कि हमारे देश में संपत्ति कमा करके बहुत सारे, मुझे ऐसे जानकारी मिलती है कि 100-150 जो बड़े परिवार जिसको धनाढ़ लोग कहते हैं, वो जा कर के चाहे वो लंदन में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूरोप के देशों में जा कर के बस जाते हैं। तो वहाँ सारे संपत्ति, सारी पूंजी यहाँ से वहाँ चली जाती है, तो उसमें वहाँ के लोगों को रोजगार होगा। होना ये चाहिए कि अपने देश में रह करके अपने देश में उद्योग धंधा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अपने देश किसी देश से कमी नहीं है। आध्यात्म के क्षेत्र में धीरे धीरे सभी यहीं लौट के जा रहे हैं। आज भी जब अमेरिका वगैरह में देखते हैं तो वहाँ के विद्यार्थी शिक्षक पर या वहाँ के जो विद्यार्थी वो अपना बंदूक लेकर के, अपने पास कट्टा लेकर के वो चल रहे हैं। हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। आज भी अपने गुरु को जो है वो पूजा किया जाता है, आज भी उसकी मान सम्मान है। तो उसी प्रकार के हमारे देश में कुछ बड़े ज़्यादा जो पढ़ लिख जाते हैं, वो दुखद बात है कि ज़्यादा पढ़ जाते हैं, उन्हीं के पिता जो है वो आश्रम में रहते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे कम है, जो यहीं के रहने वाले लोग हैं, वो उनके माँ बाप वो भले ही उनको गाली देते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उसको अपने साथ में रहते हैं, अपने घर में ही रखते हैं। तो इस प्रकार के भाव हमारे भीतर होना चाहिए। हम हवाई उड़ान उड़ करके पाश्चात्य जो संस्कृति है, पाश्चात्य जो सभ्यता है, उसको धीरे धीरे करके त्यागें और कुछ दिनों के लिए भले ही घूमने फिरने के लिए जाएं, उसको जानें और जो भी वहाँ की जो व्यवस्था है उसके अच्छाई को लेकर के अपने देश में बेहतर पिरोने का हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र जो है संपन्नशाली होगा, समृद्धिशाली होगा और बेहतर भारत के हम लोग स्थापना करेंगे। और हम किसी मामले में कम नहीं है। ये हमारे भीतर स्वाभिमान जागृत होना चाहिए और ये जागृत होगा तो निश्चित रूप से हम गाएंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। और खास करके मैं ये एक चीज़ और कहूँगा इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, हम आपस में विभिन्न प्रकार की जो सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, ये जो छोटी छोटी भाषा की लड़ाई है, उसको धीरे धीरे करके समाप्त करें और मुस्कुराएं। जहाँ जितने भी संसाधन, उन संसाधनों में खुश रहने का प्रयास करें। और बहुत बढ़िया कहा गया है कि ज़िंदगी उसी का नाम है जो मुस्कुराना सीख ले, रोशनी उसी का है जो समा जलाना सीख ले। हर गली, हर मोहल्ले में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, तो क्या हुआ, लेकिन खुदा उसी का है जो सर झुका करके रहना सीख ले। तो जब हम सर झुका कर करें, विनम्र भाव से रहने का जो हमारे देश की परंपरा है, परिपाटी है, इस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया के लोग हमारी व्यवस्था को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे और हमारे जो रीति नीति धर्म है वो सारी चीज़ों को लोग गढ़ेंगे, कढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने निराला जी। इशिता के पास चलेंगे, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो रहा है, इसलिए इशिता के पास आखिरी में चलेंगे। इशिता, आपसे जानेंगे बुनियादी ढांचे की तस्वीर कैसी होनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलती नजर आए। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में यूथ ड्रेन, मतलब यहाँ से जो युवा हैं वो दूसरे देश में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं रहना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ से बाहर जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, वो बैंगलोर जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़रूर कोई कमी है जो युवाओं को लग रही है कि कमी है, वो एजुकेशनल कमी हो या अपॉर्चुनिटी की कमी हो। आज के टाइम पे हमारे देश में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है और हर एक इंसान के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो जाके गवर्नमेंट जॉब कर ले। क्वालिफिकेशन भी नहीं है और बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन में एक ओबीसी, एसटी, एससी उन्हें इजीली गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती है, पर एक जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएंगे? तो वही लोग जिन्हें नहीं मिलता यहाँ पे कोई सहारा, वही बाहर जाते हैं। जिन्हें लगता है कि यहाँ पे रहूँगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, वही बाहर जाते हैं। एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बात होगी। गम है, खुशी है, दुख है, ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन तलाशना हमें आप सबको अपने अंदर ही होगा। और जब ये तलाश हमारी ख़त्म हो जाएगी तो निश्चित तौर पर
हमारा देश जो कहलाता था सोने की चिड़िया, वो वाकई वो सोने की चिड़िया फिर से वापस दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार यही है कि बजट की इस प्रतिक्रिया में यही कुछ सामने आता है कि बजट काफ़ी अच्छा था सरकार का, बस अब उसे इम्प्लीमेंट किस दिशा में करेगा, जो लोग हैं तमाम वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये अब थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। उसके बाद समझ में आएगा कि सरकार ने जो आज बजट पेश किया वो कितना फ़ायदेमंद था। फिलहाल आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले किसी विषय पर फिर एक बार हम हाजिर होंगे। अपने अतिथि मेहमानों का धन्यवाद जो उन्होंने अपना समय दिया और इस विषय पर हमसे बातचीत की। आप हमें आमंत्रित किए, निश्चित रूप से आप बधाई, धन्यवाद थैंक यू। बहुत बहुत। हम मिल करके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।